सो गुड मॉर्निंग माय डियर। आज हम स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन। हमने ग्रेविटेशन के 2 वीडियोस आपको सेंड किए थे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आपको इसी तरीके से साइंस और मैथ्स का नॉलेज हम आपको प्रोवाइड करेंगे एकदम सिंपल तरीके से। आपको अगर लगे कि सर हमें किसी टॉपिक में डाउट है तो मैंने आपसे पहले भी कहा है कोई भी कमेंट बॉक्स में मैसेज सेंड करें, हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते तो उस दिन हमने लास्ट टॉपिक में आपने देखा होगा वीडियो में हमने सेकंड लास्ट टॉपिक कहां पे खत्म किया था, न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है, द सेंट्रीपेटल फोर्स व्हिच एक्ट ऑन द प्लैनेट्स व्हिच हेल्प देम टू रिवॉल्व अराउंड द सन। हमने ये देखा था ना कि हमारा सन सेंटर में था, मैंने आपसे कहा भी था, और हमारे सारे प्लैनेट इस तरीके से सर्कुलर ऑर्बिट में गोल गोल घूमते हैं। तो हमने यहाँ पे बोला कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। हमने ये देखा था। तो क्योंकि ये डिस्टेंस उनके बीच में ज्यादा होता है, हमने पढ़ा जब डिस्टेंस ज्यादा होगा तो उनके ऊपर एक्टिव फोर्स कम होगा, ठीक है, और यूनिफॉर्म मोशन में घूमते हैं। ऑल दिस प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड देयर फिक्स्ड ऑर्बिट, अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं माय डियर, जिसकी वजह से ये सेंटर की ओर आके नहीं गिरते। अब आपको इसका एग्जांपल और दिखाता हूं ग्रेविटेशनल फोर्स का। जैसे मून है माय डियर, जब मून व्हेन इट कम वेरी क्लोज टू अर्थ, जब मून हमारे अर्थ के बहुत क्लोज आता है तो ग्रेविटेशनल पुल बढ़ जाता है। उसे ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हमारे अर्थ में क्या आता है, हाई टाइड। आपने कई बार देखा होगा कि सी में वाटर लेवल जो है अचानक बढ़ जाता है, फिर सडनली कम हो जाता है। तो व्हेन मून कम्स वेरी क्लोज टू द अर्थ, ठीक है, जब मून हमारे अर्थ के बहुत क्लोज आता है तो ग्रेविटेशनल पुल बढ़ जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है मून का वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा अर्थ उसको अट्रैक्ट करने लगता है। इसलिए हमारे अर्थ में हाई टाइड आता है। और जब मून हमारे अर्थ से फार डिस्टेंस पे चला जाता है, पैरेलल पे चला जाता है, ठीक है, तो डिस्टेंस जब दूर हो जाता है तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे रिवर्स में, हमारे सी में क्या आता है, लो टाइड आता है। ओके, आज का हमारा टॉपिक है अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ मैंने अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, अब मैंने आपको जब पढ़ाया है स्टार्टिंग में भी, तब मैंने आपको चीज कही हमारा अर्थ क्या करता है। तो हमने देखा था कि अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट, अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है नियर टुवर्ड itself. Earth attract every object near toward itself because of the gravitational force. Because of the gravitational force, ठीक है, ये फोर्स ही है माय डियर। अभी तो बच्चों को क्वेश्चन अगला है सर ग्रेविटेशनल फोर्स होता कहां पर है। तो हमने कहा the center of mass of earth is situated at its center. So gravitational force on any object due to earth is always directed toward the center of mass. याद होना चाहिए मैंने क्या कहा था, it is the point where entire mass of the body is concentrated। या आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हो, मैंने सेंटर ऑफ मास क्लियर किया था कि सेंटर ऑफ मास होता जो है वो बॉडी के सेंटर पे सिचुएटेड होता है, वेयर बॉडी का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है। इसीलिए जब हमारा अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, इमेजिन करो कि आपका ये अर्थ है, ठीक है ना, और ये कोई ऑब्जेक्ट है, और ये आपका सेंटर है, तो वो सीधा अर्थ के सेंटर इस तरीके से नीचे आएगा माय डियर, क्योंकि अर्थ का जो सेंटर होता है ये सेंटर ऑफ मास किसका है, अर्थ का, ठीक है। तो अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर ऑफ मास की ओर अट्रैक्ट करेगा। और माय डियर बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, इसी फोर्स की वजह से सारे ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट आप ऊपर फेंको, अगर आप ऐसे ऊपर फेंकोगे तो दे विल कम वर्टिकली डाउनवर्ड। कोई भी ऑब्जेक्ट
यस, इस तरीके से वो वर्टिकली डाउनवर्ड आएंगे, ठीक है, ऑन द अर्थ। नाउ सिमिलरली मैंने आपको कहा कि अगर आप हाथ में कोई रस्सी ले लो, स्ट्रिंग जिसको हम कहते हैं, और उससे एक एज पे आप पत्थर बांध दो इस तरीके से, और उसे गोल गोल घुमाओ, गोल गोल घुमाओ, गोल गोल घुमाओ। आप एक चीज देखोगे कि जब आप उसे गोल घुमाओगे और अचानक धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे उसकी जो, अब जब उसको वर्टिकली अपवर्ड फेंकेंगे इस तरीके से, जब हम उसे ऊपर फेंकते हैं माय डियर, व्हेन वी थ्रो इट अपवर्ड, वो ऊपर जाता है, ठीक है ना, मगर अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। आपने क्या किया, अगर हम समझे कि ये कोई लड़का है जिसने एक बॉल को ऊपर, उसके हाथ से उसने बॉल को फेंका ऊपर की ओर इस डायरेक्शन में, ठीक है, मगर अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स वो किस डायरेक्शन में लगता है, डाउनवर्ड, ठीक है। तो इसीलिए जब आपका ये बॉल यहाँ पर पहुंचेगा तो एक पॉइंट के बाद उसकी हाइट, उसका जो स्पीड है, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। जीरो होने के बाद माय डियर वो रुक जाएगा, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पे रुकेगा, और उसके बाद माय डियर इट स्टार्ट कमिंग डाउनवर्ड, उसके बाद वो नीचे आना स्टार्ट हो जाता है माय डियर, और कब तक, जब तक हमारे अर्थ में आकर के गिर नहीं जाता। तो ये पुल कंटिन्यूज टू बी एक्सर्टेड एंड आपका जो स्टोन है मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स का बारे में देखेंगे। हमने क्या देखा कि अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट नियर टुवर्ड इटसेल्फ बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इसलिए मैं आपको दिखाया कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पर सिचुएटेड है, उसके सेंटर ऑफ मास में, जहाँ पे हमारे अर्थ का सेंटर है वहीं तक उसका ग्रेविटेशनल फोर्स सिचुएटेड है। इसीलिए कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप ऐसे ऊपर फेंकोगे, थ्रो करोगे, जैसे आपने देखा कि इस पिक्चर में लड़का, ये बॉय बॉल थ्रो कर रहा है, ठीक है, जब लड़का बॉल थ्रो करेगा माइडर तो वेलोसिटी, अच्छी वेलोसिटी से वैसे थ्रो करेगा बॉल को, ऊपर बॉल जाएगी। तो जब आप बॉल फेंकते हो तो एक स्पीड से बॉल जाती है, बट जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगी, जाने के बाद उसकी स्पीड क्यों रुक जाती है, क्या रीजन है? रीजन है ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि कंटिन्यू जैसे जैसे ऊपर जाती है बॉल, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको खींचता है, बॉल की डायरेक्शन ऊपर है मगर ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, जिसकी वजह से आपकी बॉल की वेलोसिटी, ये जिसको हम कहते हैं स्पीड, जीरो हो जाती है। एक पॉइंट पे जाके आपका बॉल रुक जाएगा और फिर वहां से वो नीचे आता है, ठीक है। जब वो नीचे आता है तो पहले उसकी स्पीड स्लो होती है, बट जैसे जैसे वो अर्थ के क्लोज आएगा उसकी स्पीड बढ़ते जाती है, और कब तक उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा, जब तक वो अर्थ पर गिर नहीं जाता। इसको हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद माय डियर हम बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक के पास में, ठीक है ना। तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स सर हम इंसानों पर ही एक्ट होगा या एप्पल पे एक्ट होगा या हम कुछ इस पे करेंगे? नहीं माय डियर, ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे अर्थ से प्लैनेट्स के मून के ऊपर भी एक्ट होता है। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ आल्सो एक्ट ऑन द मून बिकॉज ऑफ व्हिच इट रिवॉल्व्ड अराउंड द अर्थ। अब तो कंफ्यूज नहीं होना है सर, यहाँ पे आपने जो लिखा तो सेंट्रीपेटल फोर्स है, माय डियर द टू फोर्स आर अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। तो ये कब आता है? जब बॉडी कांस्टेंट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है तो सेंट्रीपेटल फोर्स एक्ट हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि उनके पास वेलोसिटी होती है। मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि उनकी वेलोसिटी, उनकी स्पीड की वजह से, क्योंकि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसीलिए सिमिलर सिचुएशन एग्जिस्ट फॉर आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमारे अर्थ के चारों बाजू घूमते हैं, आपने देखा होगा, हमने कई बार टीवी में भी देखा है कि रॉकेट सैटेलाइट को लेकर के जाता है और एक पर्टिकुलर हाइट पर वो बेंड होकर के जब उसका फ्यूल इजेक्ट होता है तो कंटिन्यू आपका जो रॉकेट होता है इस तरीके से, मैं इस पिक्चर को रब कर रहा हूं अभी, आप देख सकते हो कि अगर आपका ये अर्थ है तो आपके जो रॉकेट होता है वो इस तरीके से कंटिन्यू हमारे अर्थ के चारों बाजू गोल गोल घूमता है, ठीक है ना, ऑर्बिटिंग करता है आइडिया। एंड अब फिर वही क्वेश्चन होता है, बच्चे हमेशा कहते हैं सर फिर सैटेलाइट क्यों नहीं गिरता है, मून क्यों आके अर्थ पे नहीं गिरता है? सीधी बात है, बिकॉज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द मून एंड सैटेलाइट। उनके पास जो स्पीड है,
इस टॉपिक को हम पहले पढ़ चुके हैं। उनके पास जो स्पीड है उस स्पीड की वजह से वो कंटिन्यू रिवॉल्व करता है हमारे अर्थ के अराउंड इन स्पेसिफिक ऑर्बिट। जो उनकी ऑर्बिट है वो उसी ऑर्बिट में घूमेंगे और किसी ऑर्बिट में नहीं जाते, इनटू फिक्स ऑर्बिट। ध्यान रखना, यहाँ वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रीपेटल फोर्स आपने देखा, इनवर्स स्क्वायर लॉ, जब डिस्टेंस ज्यादा होगा तो सेंट्रीपेटल फोर्स कम हो जाता है, नंबर 1। दूसरा, हमारा अर्थ, सैटेलाइट और मून चाहे कोई भी उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है, मगर सर वो क्यों गोल गोल घूमते हैं? बिकॉज ऑफ देयर वेलोसिटी। उनकी वेलोसिटी की वजह से माय डियर वो हमारे अर्थ के चारों बाजू गोल गोल घूमते हैं इनटू देयर स्पेसिफिक ऑर्बिट। ओके, नाउ तो ये टॉपिक हमारा हो गया अर्थ एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसके बाद मैं सब रब कर रहा हूं, नाउ मैं इसे भी रब कर रहा हूं, बट अब मैं इससे रब नहीं करूंगा। मैं इस पिक्चर को रब क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर हमको एक्सीलरेशन का मतलब ही नहीं मालूम है, तो जरा समझाता हूं। स्टैंडर्ड 9th में हमने एक्सीलरेशन का डेफिनेशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना? और आप एक्सीलरेशन के लिए क्या यूज करते थे? ए। फॉर्मूला था v माइनस यू अपॉन टी, जहां पर v क्या था? v था फाइनल वेलोसिटी, v था फाइनल वेलोसिटी। सर u क्या था? u हमारा इनिशियल वेलोसिटी, और t किसके लिए था? फॉर टाइम, ठीक है? ये एक्सीलरेशन का मतलब है। अब वही चीज हम यहां पर देखेंगे कि जब ये बंदा बॉल को थ्रो करेगा, ठीक है ना? जब ये बंदा बॉल को थ्रो करेगा तो बॉल में स्पीड क्या होगी? हाई। मगर जब बॉल इस हाइट पर पहुंचता है, ठीक है, एट दिस हाइट उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है, इस पॉइंट पे पहुंचने उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। इस पॉइंट पर पहुंचने उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। वेलोसिटी चेंज हुई। अगर आप देखोगे तो मैं इसे कह दूंगी इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या है यहां पर? बहुत हाई। जब उसने बॉल को फेंका, जब उसने बॉल को थ्रो किया, इनिशियल वेलोसिटी बहुत हाई है। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0, ठीक है? एनी वेलोसिटी क्या हो गई? चेंज। और जब वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या आएगा? एक्सीलरेशन। जब वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या आ जाएगा? एक्सीलरेशन। इसीलिए माय डियर जो एक्सीलरेशन है अर्थ का ड्यू टू ग्रेविटी, उसको हम डिनोट करते हैं बाय g। यह है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दोनों का मीनिंग सेम है, बट एक जगह पर आप क्या लिखते हो? सिर्फ g। फॉर्मूला वही है v माइनस u अपॉन t, बस। बट एक जगह पर क्या आ जाता है? g। आपका जो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन याद होना चाहिए। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या था? जिसमें फॉर्मूला था F इक्वल टू ma। याद आया कुछ? लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना? न्यूटन का सेकंड लॉ था माय डियर, उसी में हमने पढ़ा था F इक्वल्स टू ma। एंड वहां पर हमने देखा था कि कैसे बॉडी की वेलोसिटी जब चेंज होती है तो एक्सेलरेशन एक्ट करता है। और यहाँ पर वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है? यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पर ये जो वेलोसिटी चेंज हुई, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? हु इज मेनली रिस्पॉन्सिबल? यहाँ पर मेनली रिस्पॉन्सिबल है ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल
ड्यू टू विच वेलोसिटी चेंजेस, ड्यू टू विच वेलोसिटी चेंजेस, ठीक है। और जब वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ, और जब ये वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या होगा, एक्सेलरेशन एक्ट होगा। क्या होगा, एक्सेलरेशन एक्ट होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिस्पांसिबल ड्यू टू व्हिच वेलोसिटी चेंजेस, एज ए रिजल्ट gravitational force is responsible due to which velocity changes of a body results in its acceleration, बॉडी एक्सेलरेट होती है, ठीक है ना, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसलिए बॉडी क्या होगी, एक्सेलरेट होगी, ठीक है ना, बॉडी क्या होगी, एक्सेलरेट होगी, ध्यान रखना माय डियर। और आगे बढ़ते हैं, एक्सेलरेट होगी बॉडी, और इसी को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, डिनोटेड बाय लेटर G, ठीक है। अब एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, सो हम आ गए एक्सेलरेशन के पास में। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब इसके पास दोनों चीज होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसीलिए मैंने आपसे कहा ना कि जब आप अर्थ से ऊपर जा रहे हो, कभी आपने माउंटेन क्लाइंब किया, पहाड़ चढ़े हो, या कभी किसी बिल्डिंग में सीढ़ी पे गए हो, स्टेयरकेस जिसको बोलते हैं, तो जब आप नीचे से ऊपर की ओर जाते हो तो आप देखो चलते चलते आपके पैर भारी हो जाते हैं, आप थकने लगते हो। क्यों? क्योंकि आप ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जाते हो। वही जब आपको पहाड़ से नीचे उतरना हो, या बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर या फोर्थ फ्लोर से अगर आपको सीढ़ियों से नीचे आना है, तो पट 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 आपके पैर नीचे आ जाते हैं, बड़ी स्पीड से आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, मैंने उस पिक्चर में दिखाया था यहाँ पर, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड। ध्यान रखना, क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, हमेशा नीचे की ओर एक्ट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड। क्लियर हो गया? एंड इट इज आल्सो एक्टेड डायरेक्टेड, इट इज आल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब आप ये टॉपिक देखना, एक्सेलरेशन का। इसमें हमने क्या पढ़ा? पहले तो हमने देखा एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर उसके बाद हम किसके पास गए? अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। हमने यहाँ पर देखा कि जब हमने इस बॉडी को, बॉल को फेंका या ऑब्जेक्ट को फेंका, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी बहुत हाई थी, बट जब एक हाइट पर आया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। क्यों हुई? कि रीजन कौन था? ग्रेविटेशनल फोर्स उसके लिए रिस्पांसिबल था, ड्यू टू व्हिच वेलोसिटी चेंजेस ऑफ ए बॉडी रिजल्ट इन इट्स एक्सेलरेशन। बॉडी की वेलोसिटी चेंज, उसकी वजह से बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा हो गया। अब एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, जिसके पास दोनों चीज होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। इस टॉपिक में हमने क्या देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ऑलवेज एक्ट करता है डाउनवर्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। चलिए अब हम ढूंढेंगे वैल्यू ऑफ जी। क्या ढूंढेंगे? वैल्यू ऑफ जी, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या ढूंढेंगे? हम यहां पर लिखेंगे वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। हमारी अर्थ सरफेस पर इस जी की वैल्यू क्या है, ठीक है।
तो सपोज माय डियर कंसीडर करते हैं कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। ध्यान से देखो, हमने क्या कहा, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m is situated at a distance of r from center of the earth, from center of the earth। तो अर्थ के सेंटर से मेरा ऑब्जेक्ट जिसका मास है वो एट अ डिस्टेंस ऑफ r सिचुएटेड है। तो आपको याद होना चाहिए, हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। याद करो, याद है कुछ? यस, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उस बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट होगा और वो फोर्स ऐसे होगा g, ये मास ऑफ अर्थ स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। ठीक है सर, ये कैपिटल M क्या है यहाँ पर? यहाँ पे जो कैपिटल M है, दिस इज मास ऑफ द अर्थ। ठीक है ना, ये हमारे अर्थ का मास हो गया। ठीक है, ये हमारे अर्थ का क्या हो गया, मास। बट हमने क्या देखा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा अर्थ पे है तो उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर एक चीज एक्ट होता है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ठीक है, न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, याद करो, इनर्शिया। तो उसकी वजह से F की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, यहां पर हमने क्या लगा दिया, यहां पर हमने लगा दिया न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है ना, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ। तो ऐसे लिखिए सेकंड लॉ, F इक्वल टू mg। अभी दोनों फोर्स एक्ट हो रहे हैं तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 आप देख सकते हो कि स्मॉल g कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। ये स्मॉल इसमें कैंसिल, आपको g का वैल्यू आ गया कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। ये आ गया। अब अगर मैं कहूं, मैं अगर कहता हूं कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है, इफ माय ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड ऑन अर्थ, ठीक है, इफ माय ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड ऑन अर्थ, अगर मेरा ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस के ऊपर है, दैट इज, तो मेरा स्मॉल r इज इक्वल टू r। सर कैपिटल R क्या है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है। ये क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। तो मैं स्मॉल r की जगह पे कैपिटल R लिख सकता हूं, तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी g कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे कुछ वैल्यूज मालूम है। सर कैसे मालूम, जरा बताइए। जैसे g का वैल्यू याद होना चाहिए आपको, 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर याद है आपको, हमने पढ़ा था, प्लस कैपिटल M हमारे अर्थ का मास। सर हमारे अर्थ का मास क्या है, 6 into 10⁻24 kg। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ कितना हमारा, वो है 6.4 into 10⁻6 का होल स्क्वायर। और जब हम इस पूरे पार्ट को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे को g का वैल्यू कितना है, 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आएगा भाई। ठीक है, तो ये जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आया, ठीक है, दिस एक्सीलरेशन डिपेंड अपॉन द मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस, बिकॉज g तो कांस्टेंट है ना, याद करो g कांस्टेंट है। सो ये जो एक्सीलरेशन हमें मिला, दिस एक्सीलरेशन डिपेंड्स ओनली ऑन द मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। सो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी at a given point on the earth is same for all object। ठीक है ना, same for all object। मैं ह्यूमन बीइंग हूं, मेरे पर भी g की वैल्यू इतनी एक्ट होगी। अगर आप बोलोगे सर मैं हेलीकॉप्टर लेके आता हूं जिसका वजन मुझसे बहुत ज्यादा है, बट उसके ऊपर भी इतना ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट होगा, 9.77 ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ध्यान रखना, ठीक है।
तो सर क्या ये सब जगह सेम होती है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ? इसके ऊपर कोई ऐसे फैक्टर नहीं होते जो इसको अफेक्ट कर सकते हैं? बच्चों का अगला क्वेश्चन होता है, बिकॉज जी की वैल्यू 9.77 हमने कही थी, इट इज सेम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट, ठीक है, बट इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा है कि जो जी है इसके फॉर्मूले में कैपिटल जी स्मॉल m कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। कैपिटल M क्या है? मास ऑफ अर्थ है। कैपिटल R क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ है। g क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है ना। तो इन चीजों का बॉडी के वेट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते बच्चों, अब हम कुछ फैक्टर देखने वाले हैं, ठीक है ना, कि फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ जी। सर ऐसे कौन कौन से फैक्टर है? हर चीज के लिए कोई ना कोई फैक्टर होता है माय डियर, ठीक है ना, हर चीज के लिए कोई ना कोई फैक्टर होता है, तो इसके लिए ध्यान देने वाली बात है क्या? पहला फैक्टर क्या है? नंबर 1 फैक्टर है चेंज along the surface of the earth, change along the surface of the earth। yes सर ये क्यों लिखा हमने? आपको मालूम है अर्थ का शेप क्या है? आप बोलोगे सर इट इज लाइक अ राउंड बॉल, बिल्कुल गलत, हमारा अर्थ राउंड बिल्कुल नहीं माय डियर, ठीक है ना, हमारा टोटली स्फेरिकल शेप में नहीं है। तो सर कैसा है हमारा अर्थ? हमारा अर्थ जो है वो ओवल शेप में है, ठीक है ना, ओवल शेप में है।